नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। वर्ष 2021 की मेरी यह अंतिम प्रस्तुति है। हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। नए वर्ष के साथ ही मैं इस चैनल पर महाभारत पर केंद्रित एक बड़ी श्रृंखला की घोषणा कर रहा हूं, जिसमें हम इस महान ग्रंथ के सभी पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे। इस योजना पर आगे बात होगी। आज हम चर्चा करेंगे आरंभिक कुषाणों पर और उनकी कनिष्क पूर्व की भारत में अवस्थिति और परिस्थितियों पर। कुषाणों पर बहुत सीमित चर्चा होती है, जबकि उनका शासन समय वह धुरी था जिसने पश्चात की राजनीति और संस्कृति में अनेक अमिट परिवर्तन किए हैं। कुषाण कौन थे? वे भारतवर्ष की ओर क्यों और किन परिस्थितियों में आए होंगे? यह प्रश्न इसलिए भी महत्व के हैं क्योंकि कुषाणों को लेकर दो मत विद्यमान हैं। एक मत कहता है कि कुषाण वास्तव में तुर्क योद्धा थे। इस मान्यता के पीछे का प्रमुख आधार है कुछ सिक्के, क्योंकि प्राप्त कुषाण व तुर्क सिक्कों में अनेक समानताएं देखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पद और उपाधियां ऐसी हैं जिनकी साम्यता ईरानी भाषा से मिलती है। इसी को आधार बनाकर कुषाणों को तुर्क मानने वालों को अपना पक्ष रखने में सुविधा होती है। प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच तुर्क थे कुषाण? यह तर्क अनेक इतिहासकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि केवल सिक्के अथवा कतिपय भाषा में अंतर्निहित ध्वन्यात्मक साम्यता किसी संदर्भ का पूर्ण निष्कर्ष नहीं हो सकता है। कुषाणों को लेकर दूसरा सिद्धांत उनके मंगोल उद्गम का दिया जाता है। इस मान्यता के पीछे का आधार वे चीनी साहित्यिक विवरण हैं जिनसे हमें यूहची कबीले की जानकारी मिलती है। कुषाणों पर समग्र जानकारी के लिए शुमाई चेन की रचना और एक प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ शिकी तथा पानकू की रचना प्रथम हान वंश का इतिहास से अनेक मूल्यवान उद्धरण प्राप्त होते हैं। यह वर्ष 165 ईसा पूर्व का कालखंड था। पश्चिमोत्तर चीन में कांसू नाम का एक प्रांत है। यहां यूहची नाम का कबीला अपना प्रभुत्व रखता था। उस दौर में कबीलों में वर्चस्व की लड़ाइयां होती रहती थी। यूहची कबीले को उसके निकट के ताकतवर हियंगनु अथवा हूण कबीले ने पराजित कर दिया। उनके सरदार की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, मृतक सरदार की खोपड़ी का बर्बर हूणों ने प्याला बना लिया था। इसके बाद भी मृतक सरदार की विधवा के नेतृत्व में यूहची कबीले ने हुआंगनू के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, और वे लोग जिनकी अनुमानित संख्या 6 से 10 लाख रही होगी, नए चरागाहों की खोज में मूल स्थान से पलायन कर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ गए। मार्ग में इली नदी घाटी पड़ती थी, जहां उन्होंने वुसुन कबीले को हराकर उनके राजा को मार डाला। वुसुन कबीला अपने राजा की मृत्यु पर चुप नहीं बैठा। राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हूणों से हाथ मिला लिया और यूहची कबीले को यहां से खदेड़ दिया। बार बार उजड़ता हुआ यह कबीला, जो कि सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली भी था, अब स्थायित्व चाहता था, जिसमें उन्हें महत्वपूर्ण सफलता तब प्राप्त हुई जबकि यूहची कबीला ने ताहिया प्रदेश या बैक्ट्रिया की ओर आगे बढ़कर वहां शासन कर रहे शक शासकों को इस क्षेत्र से खदेड़ लिया, इस क्षेत्र पर जीत हासिल की। बैक्ट्रिया पर
विजय प्राप्त करने के बाद युहची कबीला एक स्थिर राजतंत्र में परिवर्तित होने लगा। उन्होंने बुखारा अथवा सोगडियाना को अपनी राजधानी बनाया। इस स्थान पर युहची जाति 5 शाखाओं में बट गई। ये शाखाएं थी हियुमी, कुआंगमी, क्वेचुआंग, हीथुन तथा तुमी। संज्ञान में लें कि यह ऐतिहासिक घटना 1-2 दिवस, माह या कि वर्ष में नहीं घटती, अपितु युहची जाति इस विभाजन के लगभग 100 वर्ष बाद इसकी क्वेचुआंग शाखा के राजा कियोत्सियो की ने एक बार फिर अन्य सभी शाखाओं को परास्त कर स्वयं को उन सभी का वांग अथवा राजा घोषित कर लिया। इसी क्वेचुआंग शाखा के राजाओं ने भारत के एक विस्तृत भूभाग पर कुषाण वंश के नाम से शासन किया था। कियोत्सियो की 1565 ईस्वी एक प्रभावशाली और साम्राज्यवादी सरदार था। इसका अनुमान उनके सिक्कों पर खुदे कुजुलकद फिसेज से किया जाता है। अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना से पहले वह इंडो ग्रीक शासक हर्मियस का सहयोगी था। यही कारण है कि उनके आरंभिक सिक्कों के अग्रभाग पर खरोष्ठी लिपि में कुजुलकस तथा पृष्ठभाग पर यूनानी लिपि में कोजोल कड़फेस व हर्मियस खुदा हुआ मिलता है, परंतु बाद के सिक्कों पर हर्मियस का नाम नहीं मिलता। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कियोत्सियो की ने स्वर्ण मुद्रा न चलाकर अपनी ऐसी ताम्र मुद्रा चलाई जिस पर रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन सिक्कों पर राजा के सिर की ऐसी आकृति बनी हुई है जैसी कि रोमन सम्राट अगस्टस 27 से 14 ईसा पूर्व, टाइबेरियस 14 ईसा पूर्व से 37 ईस्वी अथवा क्लोडियम 41 से 54 ईस्वी के सिक्कों पर अंकित की जाती थी। कियोत्सियो की ने गांधार में पहलवों का प्रभाव समाप्त करते हुए अफगानिस्तान तथा गांधार प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। कुजुलकद फिसेज ने महाराज, महंत, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। यही कारण है कि उनके कुछ सिक्कों पर महरजस, महतस कुषाण कुजुल कफस अथवा महारजस रजति रजस कुजुल कफस अंकित है। उनके कुछ सिक्कों पर सत्य धर्म अंकित है। उन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसका विस्तार वक्षु से लेकर सिंधु तक था। उनके साम्राज्य में बैक्ट्रिया, संपूर्ण अफगानिस्तान, ईरान का पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पर्वतीय प्रदेश सम्मिलित थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बेटे चेन काओलियन अथवा येन काओत्सेन अथवा विमकद फिसेज 65 से 75 ईस्वी को राजा बनाया गया। चेन काओलियन ने आगे बढ़कर पंजाब क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। चीनी इतिहासकार फान यी ने इनके सिक्कों के अध्ययन से इनका वास्तविक नाम येन काओत्सेन बताया है। इन मुद्राओं पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि में लेख मिलते हैं। कतिपय मुद्राओं पर उनकी आकृति अंकित है जिनमें वे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, बलशाली तथा बड़ी आयु के दिखाए गए हैं। इनके समय के सिक्कों पर अंकित लेखों में महाराजा, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर आदि उपाधियां उन्हें संबोधित करती प्राप्त होती हैं। उनके कुछ सिक्कों पर द्विभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्मग्राही, नंदी सहित शिव अंकित हैं। कुछ सिक्कों पर बैल के पास खड़े हुए शिव की मूर्ति है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि येन काओत्सेन ने हिंदू धर्म अपना लिया होगा और वे शिव के उपासक थे। इसका साक्ष्य
उनकी माहेश्वर की उपाधि भी है, जो इशारा करती है कि वे परम शिव भक्त थे। येन काओत्सेन ने तांबे की मुद्राओं के साथ साथ ऐसी स्वर्ण मुद्राएं चलन में लाई जैसी कि इंडो ग्रीक सम्राट यूक्रेटाइडिस तथा मिनांडर ने 165 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के मध्य चलाई थीं। माना जाता है कि उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता के मामले में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से अधिक उत्कृष्ट है। सौभाग्य से मथुरा जिले के माट नामक गांव के एक देवकुल में विशाल मूर्ति मिली है, जिसमें येन काओत्सेन को लंबी आस्तीन वाला चोगा तथा फीतों से बंधे ऊंचे भारी बूट पहने पाद पृष्ठ पर पैर रखे सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। इस प्रतिमा पर उत्कीर्णित लेख में महाराज राजाति राजो देवपुत्रो तथा कुषाण पुत्रो शाही विमात क्षमस्य दर्ज है, जो कि बताता है कि यह सम्राट विमकदफिसेज की प्रतिमा है, जिनके पास तेज बलशाली घोड़े अथवा तक्षम हैं। वे कुषाण वंशी हैं, जो देवताओं के पुत्र हैं और राजाओं के राजा हैं। इस लेख में देवकुल अथवा मंदिर बनाने, तीर्थ यात्रियों हेतु सराय बनवाने, कुआं खुदवाने, तालाब बनवाने जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। येन काओत्सेन अथवा विमकदफिसेज के साम्राज्य में अफगानिस्तान, तुर्किस्तान के कुछ प्रदेश, बुखारा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। इनका साम्राज्य पर्शिया अथवा खुरासान से लेकर पूर्व में पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तारित कहा जा सकता है। यह संज्ञान में लेना होगा कि प्रथम दोनों कुषाण शासकों की विजयों से चीन, रोमन साम्राज्य और भारत के मध्य व्यापार के मार्ग खुल गए। भारत से अधिक निर्यात होता था, इसलिए रोमन सोना भारत में तीव्रता से आने लगा। भारतीय रेशम, गर्म मसालों और हीरों की रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी, अतः व्यापार में तीव्रता देखी गई। कुषाणों के कनिष्क समूह ने कैडफिसिज समूह के पश्चात शासन किया था, जिन पर चर्चा हम अगली कड़ियों में जारी रखेंगे। विषय के अंत में मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में कुषाणों की भूमिका को जानने के लिए केवल कनिष्क को जान लेना और उनके कार्यों को सराह लेना भर पर्याप्त नहीं है। यह महान भारतीय संस्कृति अनेक उतार चढ़ावों से बनी है। इसने आक्रांताओं को भी इस तरह प्रभावित किया है कि कोई शासक बुद्धम शरणम गच्छामि कहने को बाध्य हुआ तो कोई हर हर महादेव कहता इस मिट्टी का होकर रह गया। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।